हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सॉलिड लिक्विड एंड गैस का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं आज हम। तो पहले 2 क्लासेस में मैंने आपको इसका बेसिक पढ़ा दिया, कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी। काइनेटिक एनर्जी कैसे सॉलिड लिक्विड गैस में वेरी करती है, डिफ्यूज़न क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, मास वॉल्यूम शेप, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स क्या ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिए। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं गाइज, ये है हमारा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है ये? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले ही बता देता हूँ इसको। तो मैटर जैसे सॉलिड लिक्विड गैस से चेंजेस कैसे आते हैं, सॉलिड से गैस कैसे बनती है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसे मतलब सब कुछ बनने के पीछे क्या लॉजिक होता है और उसको क्या बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर मैं एग्जांपल लूँ पानी की, H2O, अगर मैं पानी की एग्जांपल लूँ तो पानी आपको आइस की फॉर्म में भी मिलेगा, पानी आपको लिक्विड की फॉर्म में भी मिलेगा, एंड देन आपको वो वेपर की फॉर्म में भी मिलेगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा, ठीक है। वेपर जिसको आप गैस बोल सकते हो, तो आइस मतलब जिसको आप सॉलिड बोलते हो, और लिक्विड जिसको आप पानी बोलते हो H2O। मतलब पानी की तीनों स्टेजेस होती हैं। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि सर जो लिक्विड और सॉलिड होता है वो एयर में मिक्स क्यों नहीं होता है। जो आपका सॉलिड है या लिक्विड है वो एयर में गैस के अंदर मिक्स क्यों नहीं होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इसकी काइनेटिक एनर्जी पे मेन फोकस होना चाहिए आपका कि काइनेटिक एनर्जी से कैसे चेंजेस आती हैं, क्योंकि सब कुछ गेम ही सारी काइनेटिक एनर्जी की है। मान लीजिए ये एक बर्तन है, इसके अंदर कोई सॉलिड चीज़ पड़ी है, या मान लीजिए चलो सॉलिड चीज़ पड़ी है, उसके पार्टिकल पास पास होंगे, ठीक है, पार्टिकल बिल्कुल पास पास होंगे। ये है आपका सॉलिड। जब इसको आप हीट दोगे, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, हीट दोगे, तो हीट देने से क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं ये मोशन में आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑलरेडी मोशन में है लेकिन ज़्यादा मोशन होगा तो ये आपस में क्या होगा। वैसे भी तो आप जैसे शुगर को पानी के अंदर मिक्स करते हो तो क्या करते हो, तो बेसिकली आप उसको शेक करते हो, जिससे क्या होता है आपके पानी के अंदर शुगर जल्दी मिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल और इसके पार्टिकल जब आपस में घिसते हैं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, और उसी हीट की वजह से ये धीरे धीरे दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी सेम होती है तो वो दोनों चीज़ें आपस में मिल जाएंगी। जब दोनों के मोशन सेम हो जाएंगे तो आपस में मिल जाएंगे। गैस का मोशन अलग होता है, सॉलिड का अलग, लिक्विड का अलग होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में होती है ये आपको कमेंट सेशन में बताना है, ठीक है, ये आपको कमेंट सेशन में बताना है। तो ये तो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा ही चुका हूँ ऑलरेडी। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि आपका सॉलिड या आपकी जो लिक्विड है वो गैस में क्यों नहीं मिक्स होती। वो वजह यही है सर, इनकी काइनेटिक एनर्जी उसके साथ मैच नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये मिक्स नहीं होता है। अब क्वेश्चन यहाँ से देखो क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि आपकी एक चीज़ मान लीजिए सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड से जब चीज़ लिक्विड बनती है तो उसको क्या बोलते हैं। लिक्विड से कोई चीज़ गैस बनती है उसको क्या बोलते हैं, और गैस से कोई चीज़ सॉलिड बनती है उसको क्या बोलते हैं। और यही उल्टा भी चल सकता है, ठीक है, इसी से सॉलिड से सीधा गैस बन सकती है और गैस से चीज़ लिक्विड बन सकती है। तो ये इन स्टेजेस के नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर लिक्विड से सॉलिड बन रही है तो उसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट, ये जो एरो दिख रहा है, मतलब लिक्विड से सॉलिड बनेगा उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? कोई चीज़ का फ्रीजिंग होना। क्या बोलते हैं? कोई चीज़ का फ्रीजिंग होना, ठीक है। तो फ्रीजिंग बोलेगा कि कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो आंसर क्या होगा, फ्रीजिंग के थ्रू। फ्रीजिंग, तो फ्रीजिंग मतलब क्या होता है, जमना होता है। तो समझ जाना कि पानी जमता है कैसे है, फ्रीजिंग के थ्रू। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए इतनी बात समझ आ गई।
और आपका सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड की तरफ बढ़ रहा है, सॉलिड से लिक्विड की तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं कोई चीज़ का मेल्ट होना, डेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। और इसी को दूसरा नाम से हम जानते हैं फ्यूज़न। क्या जानते हैं, फ्यूज़न। तो मैंने बताया था फ्यूज़न क्या होता है, गैस के अंदर मिल जाना, तो यही चीज़ है आपका, ठीक है, कि अगर सॉलिड से लिक्विड बनाना तो किसको क्या बोलते हैं, फ्यूज़न। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड कैसे बनती है, लिक्विड से सॉलिड कैसे बनती है, और सॉलिड से लिक्विड कैसे बनती है। तो लिक्विड से सॉलिड कैसे बनती है, फ्रीजिंग के थ्रू, फ्रीजिंग के थ्रू। और सॉलिड से लिक्विड पे जाना तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग होना। तो पिघलना, तभी तो लिक्विड बनेगा सॉलिड से। बर्फ़ क्या है, सॉलिड, पिघल के पानी बनता है, तो कैसे बनती है, मेल्टिंग के थ्रू। और उसी को बोलते हैं फ्यूज़न होना, ठीक है, फ्यूज़न भी इसी को बोलते हैं। इसके बाद अगर हम लोग लिक्विड से गैस में जाना या गैस से लिक्विड में आना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको लिक्विड से गैस में आना है तो डेफिनेटली इसको क्या बोला जाएगा, वेपराइजेशन। क्या बोला जाएगा, वेपराइजेशंस, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बनाता हूँ सो एज आप इसको ईजिली समझ पाओ। चलिए अब देखिए, तो लिक्विड से कोई चीज़ गैस का बनना उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। जैसे आप पानी को बॉयल करते हो तो वो क्या होता है, जब पानी की काइनेटिक एनर्जी आपके एयर से मिल जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका लिक्विड क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। और अगर गैस से लिक्विड बनाना हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कंडेंसेशन का, ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन यही से पूछा जाता है कि कोई चीज़ को लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। तो उस प्रोसेस को हम लोग सॉलिड से लिक्विड क्या होता है आपका मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड में आना फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस में जाना वेपराइजेशन। तो यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंडेंसेशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपको अगर सॉलिड से डायरेक्ट जाना है गैस के पास, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सब्लिमेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ओडोनिल देखी हुई आपने, इसका मैं एग्जांपल बताऊं तो क्या है ओडोनिल। तो ओडोनिल क्या होता है, सॉलिड एक टिकिया होती है जो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाती है, उसका लिक्विड नहीं बनता, वो डायरेक्टली सॉलिड में गैस बन के ख़त्म हो जाती है। और अगर गैस से सॉलिड के पास आना हो तो उसको क्या बोलते हैं, डेपोजिशन। तो एक तो मैं आपको बता दूं, ये वाला जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना थोड़ा। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, एंड एक ये ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है, ये बच्चों को पता नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इसको करना है, जैसे गैस से लिक्विड कैसे बनता है, आप देख लो, जो पेट्रोलियम गैस होती है, जैसे आपकी गुब्बारे के अंदर गैस भरी जाती है, तो वो भी अगर आप इकट्ठी करोगे वो लिक्विड की तरह बन जाएगी, ठीक है। तो आपको बस याद ये रखना है कि कोई भी चीज़ को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मेरे साथ एक बार साथ साथ बोलिए, कोई चीज़ को सर सॉलिड से हम लिक्विड के पास लेके जा रहे हैं तो सामने बात है उसको पिघलाना पड़ेगा, मेल्टिंग को बोलेंगे उसको, या उसको फ्यूज़न बोलेंगे। अगर चीज़ को लिक्विड से सॉलिड में लेके आना है तो जमाना है, इसका मतलब उसको फ्रीजिंग बोला जाएगा। और लिक्विड को गैस बनाना है तो वेपराइजेशन से बनेगा, और गैस से लिक्विड बनाना है तो कंडेंसेशन से होगा। और सॉलिड से गैस डायरेक्ट कैसे बनता है, मैक्सिमम चीज़ें सॉलिड से लिक्विड बन के गैस बनती हैं, है ना। कोई सॉलिड पिघलाओगे तो पानी बनेगा, फिर धीरे धीरे गैस बनेगा, लेकिन सॉलिड से सीधा गैस के पास जाना उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। और गैस से सॉलिड कैसे बनता है, इसको बोलते हैं डेपोजिशन। तो आई होप कि यहाँ तक आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर होगी। ये जितने भी चेंजेस होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, आप बोल सकते हो ऑल चेंजेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि एक ही सबका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सबका एक है, बस काइनेटिक एनर्जी सेम बनानी है, उसके बीच का जो गैप है वो कम ज़्यादा करना है, उसका मोशन लेके आना है। तो मेन चीज़ वही है, उसी के चेंज होने से तो स्टेज चेंज होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ, ये है आपका, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा था वो भी बताता हूँ। तो आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं,
ये है आपका सॉलिड, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, मान लीजिए आइस। तो आपको पता है 0 डिग्री पे पानी जम जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसका जैसे ही आपने थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करा, इट विल बिकम लिक्विड पार्ट। तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स, जो इसके पार्टिकल्स है वो थोड़े दूर हो गए। तो ये कहाँ तक, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाता है। अब इसको आप टेम्परेचर को बढ़ा के, तो पानी कितनी डिग्री पे बॉयल होता है, सबका अपना अपना पॉइंट होता है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पानी के ऊपर पूछा जाता है। तो अब आपकी बन गई गैस, ठीक है, पार्टिकल दूर दूर हो गए, तो ये बन गई आपकी गैस। तो कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस के पास जाके ये लगभग पानी बन जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, आपने टेम्परेचर को तो इंक्रीज़ कर रहे हो, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हो। तो स्टेजेस चेंज कैसे हो रही हैं, टेम्परेचर चेंज होने से। तो अगर आप हीट एनर्जी दोगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से गैप बढ़ेगा। बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि अगर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, हीट एनर्जी दूंगा तो टेम्परेचर डेफिनेटली बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल आपस में फास्ट मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मोशन बढ़ेगा तो गैप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब गैप बढ़ेगा तभी तो सॉलिड से चीज़ गैस के पास आ रही है। बेसिकली फ़र्क क्या है सॉलिड लिक्विड गैस में, गैप का ही तो फ़र्क है। जो इसके पार्टिकल्स है वो दूर दूर होते चले जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट छोटा सा आपको पता है। मेन रोल सबका क्या है, काइनेटिक एनर्जी। आप बोल सकते हो कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है टेम्परेचर के। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब सबकी जितनी भी हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, सबको मिला के उसकी एवरेज निकालो। वो जो एवरेज है उसी को आप टेम्परेचर का नाम देते हो। इसमें जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उसी हिसाब से उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा गया है कि टेम्परेचर बेसिकली होता क्या है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कोई चीज़ की जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसको मैं लिखवाने से पहले समझाता हूँ बात को। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पाए होंगे। ये कंसेप्ट हो गया आपका डन। अब देखिए, मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने बोला कि आप बोल सकते हो कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है डेट विल बी इक्वल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है, जो आपके पार्टिकल्स आपस में घूम रहे हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वही तो टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ऐसे बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा। दोनों एक ही बात है, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही आपका क्या है, आपका टेम्परेचर है। मतलब अगर आपको कोई बोले कि टेम्परेचर या हीट किसको बोलोगे, तो आप बोलोगे सर हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस करते जाओ। जितने भी पार्टिकल से सबकी काइनेटिक एनर्जी प्लस करो, और नीचे क्या करो, टोटल कितने पार्टिकल से उसके नंबर नीचे रख दो। ऐसे ही निकलती है एवरेज, टोटल बाय नंबर। यही होता है काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका। तो ये है आपका सारा कॉन्सेप्ट। इसमें इम्पॉर्टेंट ये वाला चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कैसे होते हैं, चेंज ऑफ मैटर कैसा होता है स्टेट के, तो जो के स्टेट ऑफ मैटर के चेंजेस कैसे होती है, तो वो कैसे होती है, ये मैंने आपको नीचे सारे पॉइंट बता दिए। एंड आई होप कि यहाँ तक आप सबको मेरी बात क्लियर होगी। टेम्परेचर बेसिकली किसको बोलते हो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को ही आप क्या बोलते हो, टेम्परेचर बोलते हो। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे एक दो पॉइंट और देखते हैं इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए गाइस, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। एक बर्तन में आपने क्या लिया, ये लिया आपने आइस, और नीचे लगा दिया एक फ्लेम। यहाँ से आप हीट दे रहे हो, ठीक है। अब डेफिनेटली ये जो सॉलिड आइस है ये कन्वर्ट होगी पानी में, है ना, लिक्विड बनेगी। लेकिन एक चीज़ नोटिस करना होगा क्या, बेसिकली जब तक पूरा पानी नहीं बन जाएगा, देखो आप हीट दे रहे हो ना, लेकिन पानी गर्म नहीं होगा। आप हीट दे रहे हो लेकिन पानी गर्म नहीं होगा जब तक आपकी आइस पूरी कंप्लीटली क्या नहीं होगी, लिक्विड नहीं बनेगी। तो ऐसा क्यों होता है,
आप खुद इसको एक्सपेरिमेंट करना घर पे, बर्फ़ डालना किसी बर्तन के अंदर, उसको नीचे गैस के ऊपर रख देना, देन उसको हीट करना। आप देखेंगे जब तक बर्फ़ का टुकड़ा बीच में दिखेगा तब तक वो क्या होगा, वो ठंडा ही होगा, 0 डिग्री ही उसका टेम्परेचर होगा। तो वो बीच में से जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं, बाहर से जो एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी, वो कहाँ जा रही है, वो कहाँ जा रही है, यही वो कॉन्सेप्ट होता है। इसके थ्रू हम बहुत सारी बातें जानेंगे, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि 0 डिग्री ही आपका रहेगा टेम्परेचर until ice completely melt। मतलब कि जब तक आपका आइस कम्प्लीटली मेल्ट नहीं होगा तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। तो आप लिख सकते हो टेम्परेचर रिमेन 0 डिग्री until ice completely melt। ठीक है, MELT मेल्ट। तो टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा जब तक ये क्या होगा, आइस कम्प्लीटली मेल्ट नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है इसका भी लिख लो, why temperature remain same during the change of state of matter। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए ये भी लिख लीजिए। ऐसा इसलिए होता है, देखो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसी पेज पे इसको ख़त्म करते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा इसलिए होता है, जो आपके मॉलिक्यूल्स से पानी के, बर्फ़ के, वो क्या थे, वो आपस में क्लोज थे, और जो एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, 0। मतलब कि आप जब हीट दे रहे थे तो बर्फ़ पिघल रही थी, लेकिन बीच में बर्फ़ थी, उसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास थे, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पा रही थी। तो ओवरऑल आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी तब तक 0 ही रहेगी जब तक पूरा पानी नहीं बनेगा, जैसे ही एक बार ये पिघल के पानी बन जाएगा, देन आपका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, व्हेन आइस कम्प्लीटली melt then its temperature start increasing। तो फिर आपका 0 से 4 डिग्री ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस तक ये जाएगा। 100 डिग्री होते ही ये वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी सॉलिड से लिक्विड बना, आपको पता होना चाहिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की क्या होती है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है पानी की। पानी सबसे भारी होता है इस टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, बस वही समझने की कोशिश करना, बाकी आगे हम क्या क्या बताने वाले हैं वो आपको समझ आएगा। मैंने बोला कि जब आप चेंजेस ऑफ क्या करते हो, स्टेट ऑफ मैटर करते हो, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर करते हो, यहाँ से सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, जब भी ये चेंज होते हैं, उस चेंज होने के दौरान जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। वो टेम्परेचर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वो कांस्टेंट रहता है जब तक वो कम्प्लीटली नहीं मेल्ट हो। क्यों, क्योंकि उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही चेंज नहीं होती। जब तक काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो टेम्परेचर कैसे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश करी। अब आपका कॉन्सेप्ट आएगा लेटेंट हीट और आपका आएगा स्पेसिफिक हीट। अब आप समझ पाओगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसका मैं कंक्लूज़न लिखता हूँ। जो मैंने आपको अभी ये कंसेप्ट जो बताया इम्पॉर्टेंट है। तो कंक्लूज़न हमने ये निकाला, एट द टाइम ऑफ स्टेट ऑफ चेंज
तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। बोलेगा कि जब कोई चीज़, ऐसे बोलेगा, ऐसे नहीं बोलेगा कि चेंज ऑफ स्टेट के टाइम क्या होता है, सीधा बोलेगा जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड बनती है तो उस दौरान टेम्परेचर कितना होता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, सेम रहता है। तो आंसर होगा सेम रहता है। ये मैंने आपको बता दिया क्यों, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ नहीं होती जब तक आपकी बर्फ़ पूरी तरह से नहीं पिघलती। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सॉलिड से लिक्विड जब तक कम्प्लीटली नहीं बनेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा, ठीक है, टिल कम्प्लीटली सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड। और जैसे ही लिक्विड से वेपराइजेशन तब तक नहीं होगा, वेपरेशन तब तक नहीं होगा 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री जैसे ही होता है, आपको पता है कि लिक्विड क्या होता है, वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है, और ये 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा जब तक पानी पूरा ख़त्म नहीं होगा। पानी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा तो टेम्परेचर 100 पे आके रुक जाता है। जैसे 100 हुआ, जैसे आपका पानी बॉयल कर रहे हो तो उसमें 100 डिग्री सेल्सियस होते ही वहाँ पे वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, टेम्परेचर इससे आगे नहीं जाएगा और पानी धीरे धीरे पूरा वेपर बन जाएंगे तो टेम्परेचर 100 ही रहेगा। जैसे आपका सॉलिड से लिक्विड जब तक कम्प्लीटली लिक्विड नहीं बना तो 0 रहा, वैसे ही जब तक पूरा वेपर नहीं बनेगा तो 100 रहेगा। मतलब ओवरऑल हमने क्या बोला कि एट द टाइम ऑफ स्टेट ऑफ चेंज तो टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो लेकिन आपने एक बात और देखी कि हम बाहर से हीट दे रहे थे तो वो हीट कहाँ जा रही है। हम बोल सकते हैं जो आउटसाइड हीट दे रहे थे उस टाइम पे हीट कहाँ गई, बाद में तो पानी जब पूरा लिक्विड बन के सॉलिड बन लगा तो टेम्परेचर हमें दिखा बढ़ते हुए, लेकिन बीच में जब 0 डिग्री ही रहा सॉलिड जब तक पूरी लिक्विड नहीं बनी, तो वो जो हीट थी, हम जो हीट सप्लाई कर रहे थे वो कहाँ गई। तो वो कहाँ गई, तो कहाँ जाती है वो। देखो बेसिकली वो हम देख नहीं पाते हैं, इट इज़ नॉट सीन एज इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब हमें वो हीट की फॉर्म में नहीं दिखते, हमें हीट फील नहीं होती है, ठीक है। इवन कि हमने चाहे नीचे आग लगाई होती है तो भी हमें हीट नहीं दिखती है। तो रीज़न मैंने आपको बता ही दिया क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है। तो जो हीट जा रही थी, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, सॉलिड से लिक्विड बनती जा रही थी चीज़, बट हीट नहीं दिख रही थी। इस हीट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीक्रेट हीट। मतलब हमारे लिए कौन सी ये सीक्रेट हीट है और इसी का नाम होता है लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं इसको, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट कौन सी हीट होती है, ये वो वाली हीट है जो हम बाहर से दे रहे हैं लेकिन हमें दिख नहीं रही। टेम्परेचर हमें बिल्कुल भी, अगर हम बर्फ़ को पानी बना रहे हैं तो आधी बर्फ़ है तो हम हाथ लगा देंगे तो चाहे वो आग नीचे जल रही है लेकिन हमें फील नहीं होगा, हमें 0 डिग्री टेम्परेचर ही दिखेगा। तो वो हीट कहाँ गई, उसको बोलते हैं सीक्रेट हीट, जिसका नाम है लेटेंट हीट। तो किस किस के टाइम पे लेटेंट हीट दिखेगी आपको, फील नहीं कर सकते, लेकिन लेटेंट हीट किस टाइम होगी, एट टाइम ऑफ फ्यूज़न, एट टाइम ऑफ फ्यूज़न। और आपको मुझे कमेंट सेशन में आंसर में बताना है फ्यूज़न कौन सा प्रोसेस होता है जब चीज़ किस में कन्वर्ट होती है। यहाँ बोल सकते हैं एट द टाइम ऑफ वेपराइजेशन, जेड लिख दो, ऐसे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेपराइजेशन। तो इन दोनों के टाइम पे क्या हुआ, आपको लेटेंट हीट दिखेगी। ये लेटेंट हीट क्या काम करती है, ये लेटेंट हीट बेसिकली बीच में बॉन्डिंग को तोड़ने का काम करती है। जो आपके सॉलिड से पास इसके बीच में बॉन्डिंग बनी हुई है, इनके बीच की बॉन्डिंग को ब्रेक करती है ये लेटेंट हीट। इनकी बॉन्डिंग को ब्रेक करके धीरे धीरे ये लिक्विड बनाता है, लिक्विड से फिर गैस बनता है, तो वो लेटेंट हीट कहलाती है, ठीक है। हर एक चीज़ की लेटेंट हीट अपनी अपनी होती है, पानी की अलग होती है, वैसे आयरन ले लो, कुछ भी ले लो, सबकी अपनी अपनी लेटेंट हीट होती है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा। तो हम इसमें एक छोटा सा कंक्लूजन ये भी बोल सकते हैं, छोटा सा पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि हमें बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाना, कैसे बढ़ेगा, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो हम बोल सकते हैं जो पार्टिकल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग वीक हो जाती है आफ्टर
हीट। जो सॉलिड के पार्टिकल पास पास थे, इनके बीच में जो चिपक रहे थे, इसकी बॉन्डिंग वीक हो जाती है, जिसकी वजह से ये दूर दूर होना स्टार्ट होते हैं और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो जो लेटेंट हीट थी वो क्या काम कर रही है आपकी, लेटेंट हीट क्या काम कर रही है, वो बॉन्डिंग को वीक कर रही है, जिसकी वजह से जब हम हीट करते हैं उसके बाद, और जब बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, वो टूट के पास हो जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगा। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज़ होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पे ही टेम्परेचर डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही आपका टेम्परेचर कहलाता है। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। दोनों बार प्रोसेस कब होता है, जब आप लोग सॉलिड को पिघला के लिक्विड बनाते हो या लिक्विड से वेपर बनाते हो, तो दोनों टाइम पे ये लेटेंट हीट काम करती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं किसका कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिक हीट का। ठीक है, स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। चलिए, स्पेसिफिक हीट क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, स्पेसिफिक हीट आपकी फ़िक्स होती है, हर चीज़ की स्पेसिफिक हीट फिक्स होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 1 किलोग्राम अगर आप आइस लेते हो, मैं आइस की बात कर रहा हूँ, इस आइस को अगर आपको 1 किलोग्राम क्या बनाना है, पानी बनाना है, तो इसमें जो हीट छुपी होगी, मतलब देखो आपको पता है कि आइस से पानी बनने में आप टेम्परेचर तो दे रहे हो, लेकिन टेम्परेचर दिखेगा नहीं, पानी ठंडा ही रहेगा जब तक पूरा पानी नहीं बनेगा। पानी बनने के बाद बॉयल होगा, तो इसके बीच में जो हीट छुपी होती है वो कितनी होती है आपकी, 334 किलो जूल, 334 किलो जूल पर केजी के हिसाब से। ठीक है, तो पर केजी के हिसाब से मैं इसको साफ साफ पूरा लिख देता हूँ ताकि बाद में आप नोट्स में देख पाओ। किलो जूल पर केजी के हिसाब से। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है जब हम सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं, तो उसमें जो छुपी हुई हीट होती है वो कितनी होती है, 334 किलो जूल हीट होती है। ठीक है, जो हमें दिखती नहीं है, और यही वो हीट है, लेटेंट हीट है, यही वो स्पेसिफिक हीट है फिक्स्ड, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका सॉलिड से लिक्विड बन पाता है। जो आप बॉयल कर रहे हो पानी को, तो बर्फ़ कैसे पिघल रही है। ठीक है, और अगर आपको पूछा जाए कि 1 किलोग्राम पानी लो, उसको क्या बनाओ, 1 किलोग्राम उसके वेपर बनाओ, तो उसके बीच में जो आपकी हीट छुपी होगी वो कितनी होगी, वो होगी आपकी 2258 किलो जूल पर किलोग्राम के हिसाब से। तो ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है ये वाली। तो जब आपने सॉलिड से लिक्विड बनाया तो कितनी आपकी स्पेसिफिक हीट कितनी फिक्स है पानी की, 334 किलो जूल पर केजी के हिसाब से, और यहाँ पे कितना 2258 के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए पॉइंट। अब इसके मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सबसे पहली एग्जांपल लिखिए, जब पानी को बॉयल करते हो और आपको पता है कि जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो वहाँ से वेपर बनना स्टार्ट होंगे, और वेपर जो होगा वो 100 डिग्री पे कांस्टेंट हो जाएगा जब तक पूरे वेपर नहीं बन जाएंगे। और आपको पता है कि बॉइलिंग वाटर के टाइम जो इसकी स्टीम होती है वो क्या होती है, मोर हार्मफुल होती है, ज़्यादा हार्मफुल होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, मैं बोलूँ क्यों? तो आंसर कैसे दोगे आप, आपको आंसर क्या दोगे, आप बोलोगे सर उसमें बिकॉज इट कंटेन 2258 किलो जूल पर किलोग्राम के हिसाब से उसमें हिडन हीट होती है, जहाँ बोलते हो हाइड हीट होती है। तो आप बोल सकते हो ड्यू टू
लेटेंट हीट, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आप बोलोगे सर पानी बनने के लिए जो वेपराइजेशन होता है, ठीक है, वेपराइजेशन का स्पेलिंग सही कर लेते हैं, वेपराइजेशंस। क्योंकि जो पानी बनने के लिए जब पानी से वेपराइजेशन होता है तो उसमें कितनी हीट छुपी होती है, 2258, ये फिक्स रहती है इतनी, तो ये छुपी होती है। इसकी वजह से आपको क्या होता है, ज़्यादा वो हार्मफुल होता है। आपने देखा होगा जब मोमोज़ वगैरह बनते हैं तो उसकी स्टीम के ऊपर आप हाथ नहीं कर सकते, इवन कि आग में हाथ डाल दो तो आप तुरंत डाल के निकाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार स्टीम में चला गया तो मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो उसकी जो स्टीम बन रही है, उसके वेपर बन रहे हैं, उसमें कितनी लेटेंट हीट है, 2258। अगर मैं एक एग्जांपल की और बात करूं तो समझ जाओगे। जैसे मैं बोलता हूं, जैसे गर्मियों के टाइम पे हम क्या करते हैं, वी स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ। हम छत के ऊपर पानी डालते हैं, है ना। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हम छत के ऊपर थोड़ा पानी डालते हैं, जिससे छत क्या होता है, ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है? देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। क्योंकि पानी जो आपने डाला वो डालते ही क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। आप देखो छत पे पानी डालो, जब गर्म होता है तो पानी ख़त्म हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा धुआं की तरह दिखेगा आपको, वेपर बनेगा। वो कैसे वेपर बन जाता है? क्योंकि जो बीच में आपकी जो गर्मी की वजह से यहाँ जो लेटेंट हीट होगी, वो हीट कहाँ से ले लेगा? पानी जो आपकी किलोग्राम या किलो जूल, क्योंकि पानी को वेपर बनने के लिए इतनी हीट चाहिए ना। अब वो कहाँ से लेगा? जितना पानी फेंकोगे हर किलोग्राम जो हीट लेगा ना, जो आपका छत गर्म था वहाँ से इतनी हीट ले लेगा, ठीक है। कहाँ से ले लेगा ये? फ्रॉम रूफ। मतलब पानी ठंडा था, आपने छत पे डाला, तो उस पानी को उड़ने के लिए, वेपर बनने के लिए कितनी स्पेसिफिक हीट चाहिए? तो आप बोलोगे सर 2258 हीट होगी, तभी उसके बॉन्ड टूटेंगे तो वो गैस बन के उड़ जाएगा वेपर। तो वो हीट कहाँ से ले लिया उसने? वो उसने छत से ले लिया, रूफ से ले लिया। इसलिए रूफ, इसके बाद क्या होता है, आफ्टर डैट रूफ बिकम कोल्ड, तो आपका रूफ ठंडा हो जाता है पानी डालने के बाद। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं आपके, जो आपको थोड़ा सा समझ होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। तो स्पेसिफिक हीट किसको बोलते हैं? सर वो वाली हीट जो छुपी होती है कोई भी चीज़ को कन्वर्ट करनी, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बनाने की, इसको आप लेटेंट हीट के नाम से जानते हो, लेटेंट हीट, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट मतलब, स्पेसिफिक मतलब फिक्स, कोई फिक्स हीट होती है हर चीज़ की। पानी की अपनी स्पेसिफिक हीट होती है, हर एक चीज़ की स्पेसिफिक वैल्यू होती है, बट पानी की स्पेसिफिक वैल्यू आपको पता होना चाहिए। वेपर बनने के लिए कितनी स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए? 2258 किलो जूल पर किलोग्राम के हिसाब से। 1 किलोग्राम पानी है तो इतनी किलो जूल आपकी एनर्जी, उसमें हीट एनर्जी होगी, तभी ये वेपर बनेगा। आइस से सब वाटर बनने के लिए इतना होता है। आप देखिए कि जब पानी से बर्फ़ बनता है तो आपको फील नहीं होगा, लेकिन जब इसमें हाथ डालोगे ना, पानी बॉयल होता हो, तो आपका हाथ ज़्यादा जलेगा, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ, है नहीं तो क्लास को ख़त्म करेंगे। चलो गाइज इतना ही क्लास में रखते हैं अभी, ठीक है। 3 क्लास हमारी कंप्लीट होगी। अब आपको थोड़ा सा गैस के बारे में बता देंगे, ठीक है। गैस के जो कुछ लॉ होते हैं और गैस के इंपॉर्टेंट गैसेस के बारे में आपको बता देंगे। देन आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सॉलिड लिक्विड गैस का जो बेसिक था, ठीक है। हमने कोशिश करी कि अच्छे तरीके से आपको समझा पाएँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।